पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। देखिए, आज का कार्यक्रम 1 घंटे की देरी से आपने देखना शुरू किया है। आज शाम 7:30 बजे की जगह हम रात को 8:30 बजे आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि हमें सच कहना था। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो देखिए, शाम को 6 बजे यह कार्यक्रम हम रिकॉर्ड कर, और कल ही हमने अपने दर्शकों को कहा था कि प्रशांत किशोर की रैली के बारे में बताएं। यह भी हमने और अजीत द्विवेदी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रशांत किशोर के लोग चाहे जो कह रहे हैं कि फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा, फैसला गांधी मैदान में नहीं होना है। और देखिए, जब शाम के 6 बजे हम इस बातचीत को शुरू कर रहे हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप हुई है। पता नहीं वह रणनीति में कितनी गलतियां कर गए। अब भी शाम को 6 बजे वह गांधी मैदान नहीं पहुंचे हैं। 2 बजे से रैली थी। पहले यह कहा गया था कि शाम को 4:30 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें जानकारी मिली कि जेपी गंगा सेतु पर गाड़ियों को आने से रोक दिया गया है। वहां वे पहुंचे हैं और जाम खत्म कराया है। मुझे लगता है एक अच्छे रणनीतिकार होने के कारण प्रशांत किशोर को इन अड़चनों के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए थी कि जब आप विपक्ष में होते हैं, सत्ता के खिलाफ रैली करते हैं, तो ऐसी बाधाएं तो आती ही आती हैं। तो 2 बजे से देखिए, गांधी मैदान में जो लोग हैं वह लोगों की गिनती नहीं कर रहे हैं, वह खाली कुर्सियों की गिनती कर रहे हैं, क्योंकि 2 लाख कुर्सियां लगाई गई थी। और हम कह सकते हैं कि 80% कुर्सियां खाली हैं शाम को 6 बजे तक। अब प्रशांत किशोर जाम खत्म कराकर जब लौट रहे हैं, तो उनके साथ कितने लोग आएंगे यह देखे जाने की बात होगी। भाषण चलता रहा है, दूसरे नेता भाषण करते रहे हैं, लेकिन वो 2 बजे से इंतजार कर रहे थे, वह वापस भी जा रहे हैं। और देखिए, कह रहे हैं लोग गर्मी की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप गर्मी, बारिश, ठंड का मुकाबला नहीं कर पाए आपके लोग, तो फिर आप राजनीति कैसे करेंगे और चुनाव की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जबकि कल पटना में मूसलाधार बारिश हुई थी। आज मौसम उतना गर्म नहीं था जितना कल बारिश के पहले गर्म था। तो प्रशांत किशोर एक बड़े रणनीतिकार यह कैसे भूल कर गए? देखिए, हमें तो यह बात समझ में नहीं आती। एक बार हमारी बातचीत भी हुई थी कि उन्होंने शुक्रवार को रैली रख ली। शुक्रवार को रैली रखने का क्या मतलब था? कहां लोगों के पास इतनी फुर्सत है कि जो कामगार लोग हैं, कुछ तो कमा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, कि वह सब कुछ छोड़कर आपकी रैली में शामिल होने के लिए पटना आ जाएं 2 दिनों के लिए। और आप अकलियत की राजनीति की बात कर रहे थे। आज जुम्मे की नमाज को छोड़कर लोग पटना आ जाएं आपकी रैली को सुनने और देखने के लिए। प्रशांत जी, आज आप सुपर फ्लॉप हो गए हैं। देखिए, हम लोग कल भी विशेष कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जब गांधी मैदान पहुंचेंगे, वह बोलेंगे, तो फिर हम थर्मामीटर लगाएंगे कि आखिर में कितने लोग थे। लेकिन प्रशांत किशोर जी, मैं कल आपका साक्षात्कार सुन रहा था। हमारी ही रिपोर्टर समरीन ने आपका इंटरव्यू लिया था, और आपने कहा था कि देखिए, जनसुराज एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसका संगठन पंचायत स्तर तक सबसे मजबूत है। लेकिन आज जिस तादाद में, फिर से हम कह रहे हैं, कुर्सियां गिनी जा रही है। जिन लोगों ने कल कुर्सियां लगाई थी, उन्होंने बताया था 2 करोड़ रुपए का खर्च। तो देखिए, 2 करोड़ रुपयों का खर्च तो सिर्फ कुर्सियों में, बाकी खर्चों के बारे में मैं नहीं जानता। तो आपका जो संगठन है, के बारे में आप कह रहे थे सबसे मजबूत राजनीतिक, अब तो यह लग रहा है कि ड्राइंग रूम में जो आपके लोग हैं, चाहे वो पेड है चाहे अनपेड है, वह नामों की गिनती कर रहे हैं। किसी ने कह दिया कि हाँ, हम बिहार में बदलाव चाहते हैं, तो उनका नाम आपने लिख लिया कि यह जनसुराजी हो। इससे तो राजनीति नहीं होनी है। और फिर हम कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी, ऐसा नहीं है कि बिहार आपको साथ देना नहीं चाहता है, लेकिन आपकी रणनीति
जो अजीत द्विवेदी जी ने कल एक शब्द का इस्तेमाल किया था, अतिरेक। कि तो आपने यह कहा कि 125 150 सीटें आएंगी तो प्रशांत किशोर मान लेंगे कि हमारी हार हो गई। फिर आपने दूसरी बात कहनी शुरू की कि हम 24 के उपचुनाव में ही 25 को सेटल कर देंगे। यह बात भी अतिरेक बात ही थी। तो प्रशांत किशोर जी, बिहार की जनता बदलाव चाहती है अपने जीवन स्तर में। बिहार की जनता बिहार की तरक्की चाहती है, लेकिन उसे आप कैसे समझा पाएंगे और उसे कैसे जोड़ पाएंगे? आपको अपनी टीम को फिर से देखने की जरूरत है कि वह एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जो डाटा माइनिंग कर रहे हैं, क्या वह सत्य है? और जनता जो चाहती है, आपके भीतर गुण है, लेकिन कहाँ गलतियां हो जाती हैं? रणनीति तो आप बेहतर बना लेते हैं, लेकिन जमीन पर वह क्यों नहीं उतर पाता है? हमने पहले भी कहा था कि 2 लाख से कम लोग आए तो आप फ्लॉप माने जाएंगे, लेकिन लाख का आंकड़ा भी नहीं पहुंचा है अजीत जी। यह प्रशांत किशोर की रैली की स्थिति शाम को 6 बजे है, जब वह बोलेंगे। विशेष कार्यक्रम 1 घंटे की देरी हम लोग पहले ही कर चुके हैं, संभव है कल भी कर दें। जी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, जब कल की बात हुई थी और आपने कहा था कि 2 लाख लोग नहीं आए तो फ्लॉप माना जाएगा, वहीं से हम लोगों ने बात शुरू की थी और तभी हमने कहा था कि ये इससे सेटल नहीं होगा कि वो कितने लोग उनकी रैली में जुटते हैं। बिल्कुल, ये कल हम लोगों ने कहा था और आपका शीर्षक था, थंबनेल जिसको बोलते हैं कि भाई नहीं सेटल होगा गांधी मैदान में। आपने कह दिया, हो सकता है कि आपने अपने लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने लोगों में ये जोश भरने के लिए कहा हो कि जब कह दिया है हमारे नेता ने कि गांधी मैदान में हमको जमा होकर के और सेटल करना है 2025 के विधानसभा चुनाव को और वहीं सब तय कर देना है, तो ये इस भावना में लोग आएंगे बड़ी संख्या में। हो सकता है कि आपने ये जोश भरने के लिए अपनी बात कही हो, लेकिन कई बार इस तरह की बातें आपके खिलाफ जा रही हैं और जब लगातार आपके खिलाफ जा रही हो बात, आपने दोनों बातें कही, तो इस तरह की बातों से बचना चाहिए। एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होता है, अपोजिशन के लोगों को, आपके विरोधियों को एक मौका मिलता है आपकी कही बात से ही आपको घेरने का। आपने अगर ये बात नहीं कही होती कि हम यहीं से गांधी मैदान से सब तय होगा, तब शायद लोग इस बात की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, तब थोड़ी दिलचस्पी होती, लोग मजे लेते कि भाई चले थे बड़ी रैली करने और भीड़ नहीं जुटी, ये सब बातें होती। लेकिन आप चले थे 2025 के चुनाव का फैसला करने गांधी मैदान में एक रैली करके। हम लोगों ने कल भी कहा था कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप बहुत भीड़ जुटा लीजिए इसका मतलब कि आपको चुनावी सफलता मिल जाएगी, या आपने कोई आयोजन किया वहां भीड़ बहुत नहीं जुटे इसका मतलब है कि आप असफल हो जाएंगे। हम हमेशा कहते रहे हैं, जब 4 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए तब भी हम लोगों ने ज्ञानेश्वर जी कहा था कि इससे कुछ भी साबित नहीं होता है, इससे ये नहीं साबित होता है कि प्रशांत किशोर आगे का चुनाव नहीं जीत सकते हैं या मुख्य चुनाव में वो कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। इसी बात को हम आज फिर कह रहे हैं कि इस फ्लॉप रैली के बाद भी हम इस बात को ये नहीं कहते हैं कि वो अब असफल हो गए और अब राजनीतिक सफलता उनसे दूर चली गई, अब राजनीतिक सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारा मानना है कि ऐसी रैलियों से, ऐसी भीड़ से चीजें सेटल नहीं होती हैं। बिल्कुल, उसका एक एग्जाम्पल हम कई बार पहले भी दिए हुए हैं, आज एक बार फिर देते हैं, क्योंकि अभी फिर वो उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कभी कुमार विश्वास ने अपनी टाइमलाइन पर उसको डाला और कई लोगों ने उसको शेयर किया था कि अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठे हुए हैं और गिन के 3 आदमी खड़े हैं, 3 आदमी बैठे हुए हैं, सिर्फ 3 आदमी। और इस बात का पहले भी हमने कई बार जिक्र किया था कि एक समय तो ऐसा था जब हम लोग गए तो उन सामने दरी पर बैठे हुए भी कुल आदमी मिलाकर के 16 आदमी थे। तो अल्टीमेटली ये हुआ 15-16 दिन का जब अनशन हो गया और कोई नाम लेवा नहीं रहा, मीडिया में कवरेज बंद हो गई, तो फिर एक प्लान हुआ और कुमार विश्वास ने अप्रोच किया अनुपम खेर को, किरण बेदी को। ये लोग आए और इन लोगों ने जूस पिला करके अरविंद केजरीवाल का अनशन खत्म किया और उस दिन तमाम मीडिया ने उनकी ओबिचुरी लिख दी थी, उनका एपिटैफ लिख दिया, कि कह दिया गया था कि अब हो गया, उनका मृत्यु लेख लिख दिया गया था कि उनकी राजनीति का द एंड हो गया अरविंद केजरीवाल की। लेकिन उसके बाद चुनाव हुए, नतीजे सबके सामने हैं। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि उसी तरह के नतीजे आ जाएंगे बिहार में, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भीड़ नहीं जुटी, असफल हो गई रैली, इसका मतलब कि प्रशांत किशोर भी राजनीति के मैदान में असफल हो गए। अब ये तुलना हमने इसलिए की है क्योंकि हम दोनों के मतदाता वर्ग में, दोनों के समर्थक वर्ग में ज्ञानेश्वर जी एक समानता देखते हैं। प्रशांत किशोर के जो डाटा माइनिंग करने वाले लोग हैं वो गलतियां कर रहे हैं,
वो फोन पर लोगों से बात कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्वे करा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, उनको लोग कह दे रहे हैं बदलाव चाहते हैं और लोग उसको जनसुराजी मान ले रहे हैं। आप एक आदमी को जिम्मा दिया, उसने संगठन बना दिया, आगे किसका संगठन बना, किसको उसने कौन सा पद दिया, ये सब चीजें क्यों है। बिल्कुल। इसके बावजूद बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, जो आपने कहा ना कि अपने जीवन में, अपने जीवन स्तर में लोग बदलाव चाहते हैं, वही बदलाव लोग दिल्ली में भी चाहते थे। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं है कि भीड़ बन के आपकी रैली में आएंगे। बिल्कुल। एक पहली बात तो ये समझने की जरूरत है, क्योंकि उनका मतदाता वर्ग या उनका समर्थक वर्ग वो नहीं है जो एक कास्ट की आइडेंटिटी से बंधा हुआ है। पहली बात तो ये है। और इसकी वजह से यही कारण हुआ कि आपके प्रति सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति भी हो सकता है कि रैली में नहीं आए। ज्यादातर लोग रैली में नहीं आए जो उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन उनको आज बड़ी बड़ी निराशा होगी, क्योंकि वो अपने अपने घर में टीवी खोल करके बैठे होंगे ये देखने के लिए कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है गांधी मैदान से वो इस चुनाव को सेटल कर रहे हैं, गांधी मैदान में वो फैसला कर रहे हैं, वो अपने बड़ी उम्मीद के साथ अपने कमरे में बैठ करके और टेलीविजन पर ये देख रहे होंगे और उन्हें खाली कुर्सियां दिखाई पड़ रही होगी और मीडिया वाले खाली कुर्सियों को ही गिन रहे थे, गिन रहे हैं और कह रहे होंगे कि रैली नहीं सफल रहे। मतलब हम लोग जैसी बातें कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं कि उस तरह से कोई सेंसिबल बात कर रहा है। लोग यहाँ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देखते हैं, ये सफल हो गए या ये असफल हो गए। वैसा नहीं होता है। तो लेकिन वो जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जो उनके ऊपर यकीन करते हैं, उनको डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है, उनको दिल टूटने वाली बात नहीं है। ये इस तरह की चीजें होनी थी। और जो हम लोग जैसे लोग जो 35 साल से, हम 30 साल सक्रिय पत्रकारिता और उसके पहले 5 साल की सक्रिय राजनीति से हमको इस बातों का इतना अनुभव है कि किस तरह से नेता के साथ कैसे होता है, कैसे निराशा होती है, कैसे उनके समर्थक निराश होते हैं, लेकिन राजनीतिक असफलता उससे तय नहीं होती है। इसलिए वो लोग भी देख रहे हैं, उनको डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। ये प्रशांत किशोर का जो अतिरेक था, जो उनको कहने का एक शैली अपनी थी, उस शैली में वो एक गलती कर गए, वो रणनीतिक भूल कर गए। इसका ये मतलब नहीं है कि इस रैली के फ्लॉप होने से उनका राजनीति का आगे का रास्ता बंद हो गया। सबसे पहले तो ये आप तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में 500 लोगों की रैली को संबोधित करते हैं चुनाव के समय अमित शाह और दूसरे बड़े नेता। देखिए, और 5000 लोगों को जमा करने में कितने पसीने बहाने पड़ते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आए तो कम से कम 5000 लोग, और जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैलियां होती है बिहार में तो उसके लिए कितनी मेहनत होती है। और देखिए, आपने ठीक कहा कि प्रशांत किशोर के जो लोग अभी बने हैं, जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, देखिए अभी वो उस जनमानस के पास नहीं पहुंच पाए हैं जो जात के खूंटे से बने हैं। वह उस जनमानस के पास पहुंचे हैं जिन्हें जीवन स्तर की बात कुछ समझ में आती है, जिन्हें तरक्की की बात कुछ समझ में आती है, जिन्हें जीडीपी और पर कैपिटा इनकम कुछ समझ में आता है। तो वह तो रैली में पहुंचने वाले नहीं थे, वह रैली में पहुंचने वाले नहीं थे। और रैलियों में कैसे लोग लाए जाते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कौन पार्टी है जो पैसा खर्च करके रैली में लोगों को नहीं लाती है, ये हम कही नहीं सकते। सारी पार्टियां हैं जो एन केन प्रकारे न साम दाम दंड भेद, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपकी खातिरदारी होगी, लौंडा नाच होगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ करके लाया जाता है। तो प्रशांत किशोर जो कह रहे थे वह बात हमने कही कि जो उन्होंने कहा कि संगठन, तो उन्हें यह समझने की बात है। और दूसरी बात जो हमें लगता है कि जब देखिए उम्मीदवारों की बात हो रही थी कि प्रशांत किशोर के यहाँ 10,000 से अधिक जो दावेदार हैं, चुनाव लड़ने को इच्छुक है, उन्होंने अप्लाई किया, आपने उन्हें थोड़ी सी छूट दी, उनके बीच कंपटीशन नहीं बढ़ने दिया। जो दावेदार थे, जिन्होंने फॉर्म भरा, वह बक्से में बंद हो गया और वहां भी सिर्फ डाटा माइनिंग से काम चलने लगा। यदि बक्से से नाम बाहर आता और बहस शुरू होती, कंपटीशन दिखता, तो आज रैली की यह तस्वीर नहीं दिखती है। चीजें देखिए, एक तो इस बात पर भी अभी आते हैं हम, जो उनके रैली की, उनकी तैयारियों और उनके संगठन की जो पहले बात कर रहे थे, उनका एक हौसला इस बात से बढ़ा कि उन्होंने अलग अलग समूहों के कार्यक्रम कराए पटना में। बापू सभागार उन्होंने भर दिया, पहली बार, संभवतः पहली बार हम लोगों ने देखा, लगातार 4 बार महिलाओं से भर दिया। एक बार महिलाएं आई तो महिलाओं से भर दिया, एक बार अकलियत के लोग आए तो उनसे भर दिया, नौजवानों से भर दिया। तो अलग अलग समूहों के लोगों को बुला करके और बापू सभागार भर दिया उन्होंने। तो उससे उनका हौसला बढ़ा, उनको लगा कि हम एक रैली, राजनीतिक रैली कर सकते हैं, बड़ी रैली कर सकते हैं और गांधी मैदान में भर सकते हैं।
लेकिन बापू सभागार में लोगों को बुलाना और गांधी मैदान में बुलाना, गांधी ही बापू हैं, बापू ही गांधी हैं, लेकिन दोनों, बापू सभागार अलग चीज है और गांधी मैदान अलग चीज। बापू सभागार में आपने जिन 4000 5000 लोगों को बुलाया, आप इंडिविजुअल न्योता दे सकते हैं 5000 आदमी, बिल्कुल 5000 आदमी को आपके यहाँ से फोन जा सकता है, 5000 आदमी को आपके ऑफिस से अप्रोच किया जा सकता है। वो 5000 आदमी तो बड़ी खुशी से आएगा, बल्कि अपने साथ एक एक आदमी और लेकर के आएगा जो उसकी गाड़ी में बैठ के आएगा, उसका ड्राइवर होगा या उसका वो आदमी आ सकता है, क्योंकि वो अपने को विशिष्ट महसूस करेगा कि हमको प्रशांत किशोर ने बुलाया है अपनी स्ट्रेटजी की बैठक में, अपने एक बहुत क्लोज समूह, एक खास समूह की बैठक में बुलाया है। वो अपने को प्रिविलेज महसूस करेगा, वो आ जाएगा। लेकिन उस 5000 आदमी को अगर आप कहिए उसमें से एक एक आदमी को कि आप 5-5 आदमी को गाड़ी में बिठा करके ले आइए गांधी मैदान की रैली के लिए, तो नहीं ला सकता, बिल्कुल ये मुश्किल काम हो जाएगा। वो वोट कर देगा आपके लिए, जो नैरेटिव एक कंस्ट्रक्ट करने की बात होगी वो कंस्ट्रक्ट कर देगा, वो आपके लिए पॉजिटिव माहौल बना देगा, लेकिन रैलियों की भीड़ जुटाने वाला व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल। एक तो पहली बात ये समझ के यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जो उनको लगा कि अब जब हमने 20,000 लोग बुलाए, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग तरह के 20,000 लोग आए, तो 2 लाख आदमी को गांधी मैदान में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, ये सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन इस कैलकुलेशन से तो राजनीति नहीं होती है जी। दूसरी बात ये कि जब आपने कहा ना कि दूसरी पार्टियों की जो रैलियां होती हैं कितनी तैयारी होती है, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज उनका क्या होता है कि उनके साथ लोग जुड़े होते हैं जिनका एक राजनीतिक कैरियर होता है, एक बैकग्राउंड होता है, उनकी एक पृष्ठभूमि होती है, जो ये इस तरह के काम कर चुके होते हैं, जो पहले अपने जिले में, अपने प्रखंड में रैली करा चुके होते हैं, जो अपने महत्वपूर्ण नेता के आगमन पर लोगों की भीड़ जुटा चुके होते हैं लोकल लेवल पर, वो या फिर कोई विधायक है, कोई पूर्व विधायक है, कोई पार्षद है, कोई मुखिया है, इस तरह के लोग हैं जिनको इन चीजों का अनुभव होता है। जी। प्रशांत किशोर के साथ अभी जो लोग जुड़े हैं वो ज्यादातर इस तरह की बैकग्राउंड वाले नहीं है, जिनका ऐसा बैकग्राउंड है। वो आदर्शवादी लोग हैं, उनके मन में उत्साह है, एक आइडियल है कि बिहार को बदलना है, और प्रशांत किशोर उनकी आइडल है, ये सब चीजें हैं उनकी। लेकिन चूंकि कोई रियल टाइम और एक्चुअल हार्डकोर पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है उनको, इसलिए भी उनके साथ धोखा हुआ है, और ये धोखा बिल्कुल पंचायत और जिला के स्तर पर हुआ है। जब वहीं से लोग नहीं चले तो गांधी मैदान कैसे भरे? बिल्कुल, जब बिल्कुल से तो लोग चलेगा ना, और लोग चल देते हैं 2 दिन 3 दिन पहले। और आपने ठीक कहा कि यहाँ मंत्रियों के बंगले में, पटना में कितने बंगले हैं प्रशांत किशोर के पास? जी, सही बात है, सही बात। कोई नहीं है। लेकिन अब आरजेडी जब 22 एमएलए थे, तब भी कम से कम 22 तो बंगले थे उनके, और उनके सैकड़ों पूर्व विधायकों के बंगले, पूर्व सांसदों के घर बंगले, उन सब के बाहर हमने देखा है कि उन लॉन में सामियाने लगे हुए हैं, स्टेज बना हुआ है, और खाना बन रहा है, और नाच की व्यवस्था बंदोबस्त किया गया है, और वो तमाम सारी तैयारियों के साथ वो लोग वहां स्वागत किया जाता था। कई दिन पहले से लोग पहुंचने लगते थे। तो ये बंदोबस्त तो आप कर नहीं सकते थे, क्योंकि आपके पास वो साधन नहीं है, वो सलाहियत नहीं है आपके पास। अच्छा, ये सब चीजें हैं जो व्यवहारिक है, जिनकी वजह से हमको लग रहा है कि और आपके साथ कोई जाति नहीं जुड़ी हुई, आपके साथ कोई जाति भी नहीं जुड़ी है कि वो जाति जो है, यदि आप ब्राह्मण राजनीति ही कर लेते तो शायद संभव था कि 1-2 लाख लोग वही आ जाते। और देखिए, मुझे यह भी लगता है कि प्रशांत किशोर को लोगों ने ठगा दिया। अभी 2 दिनों पहले देखिए, सारण प्रमंडल के कुछ लोग मेरे पास बैठे थे, दूसरी पार्टियों, उनके पास जनसुराज वालों का फोन आ रहा था, जो इंतजामात देख रहे थे उन जिलों में, जो बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि जनसुराज के कर्मचारी हैं। वे कह रहे थे कि सारे बसें तो हमने बुक कर ली है, अब बसें नहीं मिल रही है, कहीं से बसों की व्यवस्था करा। तो यदि आपने सारी बसें बुक कर ली और इसके बाद भी आपको बस नहीं मिल रहे थे, तो इसका आशय, और आज जो रैली दिखी, इसका आशय कि कहीं ना कहीं झोल तो हुआ। बसें आपने बुक कर ली, आदमी आपको मिले नहीं, और बस अधिक आए, आदमी कम हो गए। देखिए, हमने और आपने ठीक कहा कि 30 वर्षों की पत्रकारिता और 5 वर्षों की राजनीति, बस पर लोग लटक कर आते थे। आज देखिए, राजनीति बदल गई है, और आज तो स्कॉर्पियो में 5वां आदमी नहीं बैठना चाहता है किसी रैली में जाने के लिए। और देखिए, मैं कल भाजपा के एक नेता से मिला, वो बता रहे थे दिल्ली के चुनाव की रणनीति के बारे में, भाजपा ने क्या रणनीति तैयार की कि जो वहां विधानसभा क्षेत्र थे, अमित शाह दिख रहे थे पूरे दिल्ली के लिए, पीयूष गोयल दिख रहे थे पूरे दिल्ली के लिए, धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे थे पूरे दिल्ली के लिए,
लेकिन चाहे अमित शाह हो, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे जेपी नड्डा हो, उन सबों के जिम्मे आंतरिक रूप से एक एक विधानसभा क्षेत्र और उसी एक विधानसभा क्षेत्र से उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता था कि इस विधानसभा क्षेत्र में आपको जीत दिलानी है। दिल्ली जीतेंगे नहीं जीतेंगे यह चिंता आप बाद में कीजिए। तो फिर आपको कम से कम बिहार में 38 जिले हैं, 38 तो कम से कम प्रशांत किशोर जी सबसे पहले ईमानदार लोगों की तलाश कीजिए और ऐसे चेहरों की तलाश कीजिए जो आपके प्रति निष्ठावान हो, आपके संगठन के प्रति निष्ठावान हो और जो आपसे कहते हो उसमें कम से कम 60% तो सच हो। एक तो ऐसा आदमी बड़ा मुश्किल होता है। वो बड़ी दूसरी जो बड़ी पार्टियां हैं उनके लोग भी इसी तरह से अपने नेता के सामने आकर के डिंग मारते हैं कि हमने 10 बसें बुक कर ली, हम 1000 आदमी ले आएंगे। नेता जानता है कि इसमें से कितना फिल्टर करना है। उसने कहा कि हम 1000 आदमी ले आएंगे तो उसके नाम के आगे 100 आदमी लिखा जाता है कि 100 आदमी इनके आएंगे। बिल्कुल। तो ये बड़े नेता, चूंकि बड़े नेता इस बात को फिल्टर कर लेते हैं। बड़े नेता जो है, पुराने नेता, वो अपने उस कार्यकर्ता को जान रहे हैं वर्षों से कि उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या हैसियत है, वो कितनी भीड़ जुटा सकता है। एक्चुअल प्रशांत किशोर के पास अभी वो अनुभव नहीं है। अगर ये हो सकता है कि वो फेस वैल्यू पर चीजों को लेते हो। अगर किसी ने कहा कि हम 1000 आदमी ले आएंगे तो उन्होंने यकीन कर लिया हो कि हाँ ये 1000 आदमी ले आएंगे। देखिए, ये रियल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, वो रियल पॉलिटिक्स का ये बड़ा एकदम शुरुआती 5-6 महीने से तो उनको रियल पॉलिटिक्स का अंदाजा ही हो रहा है। अभी तो रियल पॉलिटिक्स में थे नहीं वो। एक जनसुराज पार्टी बनाने के पहले भी वो पदयात्रा कर रहे थे और उस पदयात्रा में क्या है, हर जगह ज्ञानेश्वर जी हमने देखा है, नौजवानों में और महिलाओं में भी एक खास वर्ग में एक कई चीजों को लेकर के एक रोमानियत होती है। वो रोमांटिसाइज करते हैं चीजों को। तो प्रशांत किशोर को रोमांटिसाइज किया हुआ है लोगों ने। एक रूमानी भावना प्रशांत किशोर को लेकर के है कि ये चमत्कार कर सकते हैं, ये क्या अद्भुत आदमी है, कितना बड़ा आदमी है, कितने मुख्यमंत्री इसने बनाए। तो ये जो रूमानियत है उनको लेकर के, उसमें लोग उनके साथ जुड़ते थे, पदयात्रा में चलने को अपना गौरव समझते थे, उनके साथ फोटो खिंचवाना अपने लिए गर्व की बात समझते थे। तो वो एक पक्ष था, वो एक समय था। जब आप राजनीति में आए तो रियल पॉलिटिक्स के जो नुआंसेज हैं उनको समझना होता है, बड़ी बारीकियों को समझना होता है राजनीति। अभी तक प्रशांत किशोर का वो, आप किसी बड़े चेहरे पर, किसी बड़ी संगठन वाली पार्टी को चुनाव लड़ाते थे तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी होती थी कि आप रैली में कैसे भीड़ जुटेगी, ये आपका विषय ही नहीं था। कभी आपने ये सिलेबस पढ़ा ही नहीं। ये चैप्टर समूचे राजनीतिक प्रबंधन में आपने ये अध्याय पढ़ा ही नहीं है। कभी आपकी किताब में ये अध्याय था ही नहीं कि हमको कभी भीड़ जुटानी पड़ सकती है। और उसके लिए ये बारीक प्रबंधन करना होता है, कैसे जिलों में, प्रखंड में, पंचायतों में लोग लगाने होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने वाला आदमी प्रखंड में होता है, प्रखंड वाले को कोऑर्डिनेट करने के लिए जिले में होते हैं लोग। और जब हम लोग रैलियों के लिए पटना जाते थे, ज्ञानेश्वर जी, जब देखते थे लोगों की रैलियां, तो मोतिहारी से पटना आने में 8-8 घंटे लगते थे। बिल्कुल। सड़कें ही बिल्कुल नहीं थी और गिनी चुनी बसें होती थी, एक जीप होती थी लोगों के पास, उस पर लोग लटक के भर के जाते थे। और तब रैलियों में लालू यादव भर देते थे रैली गांधी मैदान। इसलिए भर देते थे क्योंकि एक तो कास्ट की आइडेंटिटी थी, उन्होंने एक आवाज ऐसी बना दी थी कि गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आगे आना है, उनको सत्ता दिलाई है हमने। अभी प्रशांत किशोर की वो हैसियत नहीं बनी है, न उनकी पार्टी की वो हैसियत बनी है। तो हमारी तो जो राय थी, मतलब आप ये तमाम बातें आपने कही, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। हम लोग हर समय चुनाव से पहले जो रैलियां होती हैं उसमें हमेशा अपेक्षाकृत ज्यादा भीड़ इसलिए जुटती है क्योंकि एक सीट पर टिकट के कई दावेदार हैं और सारे दावेदार अपने लोगों को लेकर के आते हैं, अपनी भीड़ लेकर के आते हैं। बाद के दिनों में एक नया चलन चल गया कि हर नेता जो अपने साथ लोगों को लाता था उनको अलग आइडेंटिफाई करवाता था। बिल्कुल, हमारे लोग आए हैं, वो उसके नाम के पोस्टर बैनर लेकर के आते थे, उसके नाम की होर्डिंग्स लगवाई जाती थी, उसके लोग आगे बैनर लेकर के चलते थे, उसके नाम का, उसके क्षेत्र के नाम का। तो ये अपने को आइडेंटिफाई कराते थे लोग अलग अलग। दिल्ली में हमने देखा कि कांग्रेस की बड़ी रैलियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने को आइडेंटिफाई कराने के लिए अपने लोगों को गुलाबी पगड़ी पहनानी शुरू की थी। रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली होती थी तो उसमें तो राजस्थान से भी आदमी आ रहा है, मध्य प्रदेश से भी आ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी है, नोएडा, गाजियाबाद का, दिल्ली का भी आदमी है। उसमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा लोग लेके आए हैं? तो उनके लोग गुलाबी पगड़ी पहनते थे। पूरी एक रात पहले सबकी पगड़ियां आती थी, सबको पगड़ी दी जाती थी और पहना करके ले जाया जाता था और अलग से दिखता था नेतृत्व को कि ये हुड्डा की भीड़ है। तो ये सब रास्ते निकले।
आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 2 लोगों पर भी हाथ रखा होता कि भाई पता चलता कि ये 2 लोग सबसे सीरियस कंटेंडर है, तो वो दोनों अपनी ताकत दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ ले आने की कोशिश। आपको सच बताएं प्रशांत जी कि देखिए, जब मैं टिकट की टिक की बात करता हूं या मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, तो मैं यदि बीजेपी से बात करूं तो वह कहते हैं कि देखिए फला क्षेत्र में ये दावेदार है, टिकट किसे मिलेगा मुझे नहीं पता। आप जेडीयू वालों से बात करें वह भी 4 लोगों का नाम बता देंगे, आप आरजेडी वालों से बात करें वह भी 4 लोगों का नाम बता देंगे, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी के लोग भी बता देंगे, मुकेश सहनी की पार्टी के लोग भी बता देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर क्या हुआ कि जो दावेदार बने उनके नाम बंद हो गए बक्से में है? और फिर बक्से में जब बंद हो गया, कोई चहल पहल हुई नहीं, और फिर वह इतना कड़ा अनुशासन कि उन्हें स्वयं को बताना भी नहीं है, तो फिर यह कंपटीशन तो हुआ ही नहीं हुआ। जो आपने ठीक कहा कि भाई लालू यादव की रैली और नीतीश कुमार की रैली में क्या हुआ करता था कि भाई अच्छा ये घोड़ासहन से आ रहे हैं, ये गोविंदगंज से आ रहे हैं, वो फला इतना आदमी लेके जा रहा है तो उससे 500 आदमी। तो यदि आप राजनीति में प्रतियोगिता नहीं पैदा कर पाएंगे तो आप गांधी मैदान की रैली तो नहीं कर सकते हैं, यह सच है। हाँ, तो इस बात को देखिए, हर व्यक्ति को अपना स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को समझना चाहिए, ये सबसे पहली चीज होती है। तो प्रशांत किशोर का ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 2 लाख 5 लाख लोग आह्वान करेंगे और 2 लाख आदमी जुट जाएगा, 5 लाख आदमी जुट जाएगा, ये नहीं है, ये आपकी ताकत ही नहीं है। तो क्यों आप अपने वीकनेस को एक्सपोज कर रहे हैं? आपका जो फोर्टे है, आपकी जो ताकत है, आपको उस पर प्ले करना चाहिए। आपका फोर्टे, आपने एक सुएब चेहरा है, आपका एक सोफिस्टिकेटेड चेहरा है, आपका एक सुएब सोफिस्टिकेटेड एजेंडा है। बिहार भले रस्टिक स्टेट है, बिहार भले थोड़ा दिल्ली में जैसे लोग और दिल्ली के बाहर भी लोग जो जिस तरह से उज्जड़ गंवार बिहार में अनपढ़ लोगों का प्रदेश मानते हैं, वो उसमें काफी हद तक सच्चाई है। लेकिन आपका प्रशांत किशोर का चेहरा बिहार के उस चेहरे से अलग है। प्रशांत किशोर ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है और उसी आइडेंटिटी के पीछे बिहार का आदमी खड़ा हो रहा है। अगर उसको अपनी उसी तरह के लोगों को चुनना होता तो वो फिर क्यों आपकी तरफ देखता? फिर उसके लिए तो आरजेडी के लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा, सब पुरानी पार्टियां हैं, सारे नेता उनके आजमाए हुए हैं, सारे नेताओं के किस्से कहानियां लोग जानते हैं। लोग उनके साथ नहीं चले जाते। लोग आपके साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसलिए कि आपने एक अलग डिस्टिंक्ट अपनी पहचान बनाई है, आपको उस पहचान पर राजनीति करनी थी। कल आपने एक बात कही थी अजीत जी, देखिए मैं कल रात में कहीं और भी गया था, तो हमने एक बात आपने कल चर्चा में कही कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे जब यह बात प्रमाणित हो जाए, और बीजेपी ने कोई लीडरशिप को आगे बढ़ाया नहीं, स्थापित नहीं किया, घोषित नहीं किया, तो फिर यदि यह प्रतिस्पर्धा छिड़ जाए कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में आप किन्हें चुनना चाहेंगे, तो फिर वही बात होगी कि जो लालू के वोटर हैं वह तेजस्वी को चुनेंगे और जो एंटी लालू वोटर हैं वह प्रशांत किशोर को चुनेंगे। यह बड़ा अवसर और यह रास्ता आपने कल दिखाया था, और यदि इसी रास्ते को पकड़ ले प्रशांत किशोर तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं कि यही उनकी पहचान है। और जब वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने एक उनका और इंटरव्यू सुना जहां उन्होंने ये दावा किया, फिर वो दावे करते हैं इस बात से हमको बड़ी मतलब जब सुनते हैं तो एक जुगुप्सा सी होती है कि क्या क्यों करना है। नेता इतने बड़े बोल थोड़े बोलते हैं। अब आप चुनाव रणनीतिकार नहीं है, आपको बड़े बोल नहीं बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि आप लिख के रख लीजिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और बनेंगे तो आप जो कहिएगा स्टूडियो में आकर के हम वो मानने को और करने को तैयार है। भाई, जब आप चुनाव रणनीतिकार थे इस तरह की बातें करते थे, अब आप एक नेता है, आप नेता की तरह बात करिए। और ये बात आप हमारी उसके बात के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि आपने ये एस्टैब्लिश किया कि अब नीतीश कुमार का नेतृत्व बहुत उत्साह भरोसा जगाने वाला नहीं है, बिहार की जनता भी इसको समझ गई है। तो नीतीश कुमार नहीं तो कौन? जो नीतीश कुमार के समर्थक थे, जिन्होंने लालू यादव के कंट्रास्ट में नीतीश कुमार को वोट किया था, वो तो सोचेंगे ना कि फिर नीतीश कुमार नहीं तो कौन? उनसे मिलता जुलता चेहरा किसका है? वैसा विनम्र, वैसा पढ़ा लिखा, बिहार के विकास की बात करने वाला, लालू यादव का विरोध करने वाला, तो वैसा चेहरा कौन है? वैसा चेहरा प्रशांत किशोर है। तो आप अपने आप तेजस्वी यादव के कंट्रास्ट में खड़े हो जाएंगे। आपको तो वो नैरेटिव करना है ना। और क्या फोर्टे है प्रशांत किशोर का? प्रशांत किशोर का फोर्टे है नैरेटिव बिल्ड करना, नैरेटिव क्रिएट करना, परसेप्शन क्रिएट करना, ये आपकी ताकत है। और उस जब एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा, इनको पता होना चाहिए है ज्ञानेश्वर जी की आप जमीनी राजनीति पर बहुत ताना बाना बुन करके और चुनाव नहीं लड़ सकते हैं आरजेडी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप लहर पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। वो हमेशा अपने इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जब लहर उठती है
तो लोग जाति पाति की दीवार गिरा देते हैं। और इसके लिए उन्होंने वो 77 के चुनाव की मिसाल देते हैं, वो 1984 के चुनाव की मिसाल देते हैं, वो 1989 के चुनाव की मिसाल देते हैं। भाई जब आप खुद ही जानते हैं कि जब लहर चलेगी तभी मजबूत संगठन वाली पार्टी और मजबूत आधार वाली पार्टी हारेगी, तो आप लहर उठाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों उस पॉलिटिक्स में जा रहे हैं जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है? जब अगर लहर नहीं उठेगी तो फिर ये संभव नहीं है कि आप चुनाव जीत जाएं या आप चुनाव हरा दें या कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर दें। और लहर इस बात पर नहीं उठेगी कि आपने गांधी मैदान भर दिया, लहर इस बात पर उठेगी कि आप अंडर करंट बना सकते हैं। आप उस तरह से लहर नहीं पैदा कर सकते, आप अंडर करंट पैदा कर सकते हैं, जो अंतरधारा पैदा कर सकते हैं बिहार में सतह के नीचे की बदलाव करना है। हम कल भी कह रहे थे कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। 35 साल से लोग उबे हुए हैं, लोग बदलना चाहते हैं, लोग कंट्रास्ट चाहते हैं। उस कंट्रास्ट में प्रशांत किशोर का चेहरा है, लेकिन आप ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो जमीनी राजनीति है उसमें सफल नहीं हो सकते। जनता दल जब जीती थी ज्ञानेश्वर जी, हम लोग 77 का चुनाव तो नहीं देखे, 84 का चुनाव खूब ध्यान है हमको, लेकिन वो तो कांग्रेस की ही लहर थी और उस समय पार्टी के नाम पर सिर्फ कांग्रेस ही होती थी। लेकिन 5 साल के बाद 89 में बीपी सिंह की जब पार्टी लड़ने आई तो कोई संगठन था क्या बिहार में? हम आप सब चुनाव को बहुत करीबी से देख रहे थे। हम तो उस समय सक्रिय राजनीति में थे और हमारे यहाँ मोतिहारी शहर में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे इंजीनियरिंग कॉलेज के एक विद्यार्थी जो बड़ा हम लोग भी आइडलाइज करते थे, उनके इलेक्शन एजेंट थे बूथ पर। तो हमने देखा कोई संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, और आप चुनाव जीत गए। नहीं तो कांग्रेस जैसी संगठित पार्टी, उस समय जितनी संगठित थी कांग्रेस 89 में, वैसी पार्टी का चुनाव हार जाती बिना संगठन वाले पार्टी से। लेकिन एक लहर खड़ी हुई, एक अंतरधारा बनी और उसने आपको चुनाव जिता दिया। तो प्रशांत किशोर का वो स्ट्रेंथ है, उनको उस स्ट्रेंथ पर राजनीति करनी है कि आप एक अंतरधारा पैदा करिए, लोगों को के मन में ये धारणा, ये भावना बनाइए कि उनको बदलना है। अब इस चीज से मन उब गया है और ये चीज अब इनसे ठीक नहीं हो रही है और प्रशांत किशोर ठीक करेंगे। उस राजनीति में पड़िए, ये राजनीति आपसे नहीं सधने वाली है, ये हम बार बार कह रहे हैं। इसीलिए जो तमाम उपाय भी करके प्रशांत किशोर गांधी मैदान में वैसी रैली नहीं कर सकते थे जैसे कोई ट्रेडिशनल पार्टी कर सकती है, बिल्कुल, क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं है उनका। आपकी स्ट्रेंथ दूसरी है, अपने उस स्ट्रेंथ पर प्ले करिए। हमेशा वो कहते हैं, ये भी इंटरव्यू में कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने वीकनेस पर प्ले करते हैं। तो आप भी अपने वीकनेस पर थोड़े प्ले कर सकते हैं, आपको तो अपने स्ट्रेंथ पर प्ले करना है। जैसे लालू यादव अपने स्ट्रेंथ पर प्ले करते हैं। तो आपका स्ट्रेंथ जो है परसेप्शन क्रिएट करना, नैरेटिव क्रिएट करना, बिहार की जनता को यह समझाना, बदलाव के लिए तैयार करना। उसके लिए आपको बदलाव की रैली गांधी मैदान में करने की जरूरत नहीं थी, बदलाव लोगों के दिमाग में ले आना है आपको। और आप माइंड गेम प्ले करना बहुत कायदे से जानते हैं। आप लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने एजेंडे से, अपनी बातों से। इसलिए आपने कहा ना कल हम लोग फिर करेंगे, तो कल का होगा देर रात का। अभी हम इस कार्यक्रम के हम लोग जब बोलेंगे प्रशांत किशोर तो वो सुनने वाली बात होगी। हमने कल देखा अभी देखेंगे हम, वो अभी समझा नहीं लेंगे। वही बिहार के लोगों को क्या मैसेज देते हैं, क्या मैसेज लेके जितने भी लोग आए हैं उतने लोग क्या मैसेज लेकर जाते हैं, और वो मैसेज घरों में बैठ करके टेलीविजन पर जो लोग उनका भाषण सुन रहे हैं प्रशांत किशोर का, वो लोग क्या समझते हैं उस बात को, उससे तय होगी आगे की राजनीति। तो हम लोग भी उस पर देखेंगे, उस पर वो फिर चर्चा करने का एक आधार बिंदु होगा। बिल्कुल देखेंगे। देखिए, यह कार्यक्रम शाम को 6 बजे रिकॉर्ड किया गया और तब तक प्रशांत किशोर गांधी मैदान नहीं पहुंचे थे। लोगों की गिनती नहीं, खाली कुर्सियों की गिनती हो रही थी। लेकिन अंत में हम फिर कहना चाहते हैं, प्रशांत किशोर जब पहुंचेंगे, उन्होंने जाम छुड़ाया है, कितने लोग साथ थे इसकी गिनती भी करेंगे और उन्होंने क्या कहा है वह ईमानदार विश्लेषण भी करेंगे। आप जरूर मानिएगा, हम केवल प्रशांत किशोर के पक्ष की बात नहीं करते हैं, बिहार के हित की बात करते हैं। और प्रशांत किशोर जब गलत होते हैं तो उनकी सच्चाई को भी खोल देते हैं। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।